हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 13 आप पढ़ रहे हैं, जिसका अभ्यास प्रश्न आज देखेंगे। चैप्टर 13 का अभ्यास प्रश्न का चौथा क्वेश्चन। इसमें आपको घटते और बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चौथे प्रश्न का पहला क्वेश्चन है पी के बी मान के घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यह पहला प्रश्न है आपका, पी के बी मान के घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो पी के बी के घटते क्रम में लिखना है। ये आपका कंपाउंड दिए गए हैं C2H5NH2, C6H5NHCH3, C2H5NH और C6H5NH2। ठीक है, तो सबसे अधिक मान जो होगा पहले लिखेंगे और सबसे लास्ट में सबसे कम मान लिखेंगे। ठीक है, तो पी के बी का मान सबसे अधिक वाले को पहले लिखना है। तो जिसका पी के बी का मान सबसे अधिक होता है वह सबसे कम अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे कम अम्लीय कौन होगा? तो C6H5NH2 ये सबसे कम अम्लीय होगा, अर्थात इसका जो पी के बी का मान होगा सबसे अधिक होगा। तो पहले इसको लिख दिए C6H5NH2 का। ठीक, उसके बाद जो है सबसे कम मान जो है किसका होगा पी के बी का? तो सबसे कम मान जो होगा वह C2H5NH का होगा। तो ये सबसे लास्ट में लिख दिए। ठीक है, अब यह दो बच गए हैं तो इनको लिख दीजिए। तो पहले इसको C6H5NHCH3 को लिखेंगे, फिर जो है C2H5NH2 को लिखेंगे। ठीक है, तो यह आपका पी के बी का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, सबसे अधिक मान, फिर उससे कम और सबसे कम। ठीक है, यह क्रम आप लिख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में। तो क्षारकीय प्रबलता को घटते क्रम में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे अधिक क्षारी जो होगा उसको पहले लिखना है और सबसे कम जो क्षारी होगा वो सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो यह क्रम है। तो सबसे अधिक क्षारी इसका मतलब सबसे कम अम्लीय। तो सबसे कम अम्लीय पहले लिखेंगे, तो यह आपका C6H5NH2 होगा जो सबसे कम अम्लीय है। ठीक है, तो यह आपका सबसे अधिक क्षारी है। उससे कम क्षारी होगा आपका C6H5NCH3 ट्वाइज, और उससे कम क्षारी होगा CH3NH2, और सबसे कम क्षारी होगा आपका C2H5 ट्वाइज NH। ठीक है, तो C2H5 ट्वाइज NH जो है यह सबसे कम क्षारी है, अर्थात सबसे अधिक अम्लीय होगा यह। ठीक है, तो यह एक क्रम है जो क्षारी प्रबलता के घटता हुआ क्रम है, जिसको आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्षारी प्राबल्य के बढ़ते क्रम में। अब क्षारी प्रबलता के बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, अर्थात जो सबसे कम क्षारी होगा उसको पहले लिखना है, उसके बाद उससे अधिक क्षारी को और सबसे अधिक क्षारी को बाद में लिखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यह है आपका एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टालुइन। ठीक है, इसको लिखना है। तो देखिए ध्यान से, पहले आप लिखेंगे पैरा नाइट्रो टालुइन को, यह सबसे कम क्षारी है। उसके बाद जो है उससे अधिक क्षारी होगा एनिलीन, और सबसे अधिक क्षारी होगा आपका पैरा टालुइन। ठीक है, यह सबसे अधिक क्षारी होगा। तो यह एक क्रम है, पैरा नाइट्रोटालुइन, एनिलीन और पैरा टालुइन। दूसरा है आपका बी, यह दिया हुआ है C6H5NH2, C6H5NHCH3, C6H5CH2NH2। इसको भी क्षारी प्रबलता के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे कम क्षारी जो होगा वह C6H5NH2 होगा। ठीक है, उससे अधिक क्षारी होगा C6H5NHCH3, और सबसे अधिक क्षारी होगा C6H5CH2NH2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैस अवस्था में घटते हुए क्षारी प्राबल्य के क्रम को लिखिए। तो गैस अवस्था में आपको क्षारी क्रम को लिखना है। तो देखें ध्यान से, गैस अवस्था में सबसे जो है अधिक क्षारी जो होगा, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक क्षारी जो होगा वह होगा C2H5 थ्राइज N, उससे अधिक होगा, ठीक है, C2H5 ट्वाइज NH और C2H5NH2, और लास्ट में होगा NH3। ठीक है, तो यह क्षारीय प्राबल्य की गैस अवस्था में घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो गैस अवस्था में सबसे कम क्षारी कौन होगा? NH3 होगा, और गैस प्रावस्था में सबसे अधिक क्षारी कौन होगा? C2H5 थ्राइज N होगा। ठीक है, तो यह क्रम है गैस अवस्था में घटते हुए क्षारीय प्रबलता का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका क्वथनांक। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में आपको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो ध्यान दें,
यह है C2H5OH CH3 ट्वाइज NH और C2H5NH2, ठीक है। तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? तो सबसे कम क्वथनांक होगा CH3 ट्वाइज NH का, ठीक है। उससे अधिक क्वथनांक होगा C2H5NH2 का, और सबसे अधिक क्वथनांक होगा C2H5OH का, अर्थात एथेनॉल का, ठीक है। तो सबसे अधिक क्वथनांक एथेनॉल का होगा, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो यह आपके क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम है CH3 ट्वाइज NH, उसके बाद है C2H5NH2 और सबसे लास्ट में होगा C2H5OH। इसका क्वथनांक सबसे अधिक है। जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में, तो आपके जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखना है। दिया हुआ कंपाउंड है C6H5NH2, C2H5 ट्वाइज NH और C2H5NH2, ठीक है। तो सबसे कम विलेयता जो होगा वह C6H5NH2 का होगा, ये सबसे कम विलेय होगा। उससे अधिक विलेय होगा C2H5 ट्वाइज NH और सबसे अधिक विलेय होगा C2H5NH2, ठीक है। तो यह जल में विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम है, जिसमें आपने देखा कि जल में सबसे कम विलेय C6H5NH2 होगा, उससे अधिक विलेय जो होगा C2H5 ट्वाइज NH होगा और सबसे अधिक विलेय होगा C2H5NH2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कन्वर्जन दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है। पहला है आपका एथेनोइक अम्ल को मेथेनमीन में चेंज करना है। तो कैसे जो है आप एथेनोइक अम्ल को मेथेनमीन में चेंज करेंगे, तो आप ध्यान से समझें इसको। तो एथेनोइक अम्ल को मेथेनमीन में परिवर्तन, देखा ध्यान से, यह आपका एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, CH3COOH ये आपका एथेनोइक अम्ल है। पहले इसकी क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से करेंगे, SOCl2, ठीक है। तो बन जाएगा यह एथेनोइल क्लोराइड, CH3CO Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अमोनिया के आधिक्य में इसकी अभिक्रिया कराएंगे, जिससे यह एमाइड बन जाएगा CH3CONH2, एथेनमाइड बन जाएगा। फिर इसका ब्रोमीन KOH हाफ मान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कराएंगे, जिससे यह CH3NH2 अर्थात मेथेनमीन में चेंज हो जाएगा। तो एथेनोइक अम्ल से मेथेनमीन बनाने के लिए पहले एथेनोइक अम्ल की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से करते हैं, जिससे एथेनोइल क्लोराइड बनता है। फिर अमोनिया के आधिक्य में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एथेनमाइड बनता है। फिर हाफ मान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कराते हैं ब्रोमीन KOH से, जिससे मेथेनमीन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेक्सेन नाइट्राइल को 1 एमिनो पेंटेन में परिवर्तन, ठीक है। तो हेक्सेन नाइट्राइल को आप किस में चेंज करना है? 1 एमिनो पेंटेन में। तो देखिए ध्यान से कैसे चेंज होगा। यह आपका हेक्सेन नाइट्राइल है CH3CH2 4CN, हेक्सेन नाइट्राइल। इसका आंशिक जल अवगुटन करेंगे अम्लीय माध्यम में, जिससे यह हेक्सेनमाइड में चेंज हो जाएगा। CH3CH2 4CONH2 हेक्सेनमाइड में चेंज हो जाएगा। फिर ब्रोमीन KOH से क्रिया कराएंगे, जिससे यह 1 अमीनो पेंटेन में चेंज हो जाएगा। तो हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमीनो पेंटेन में बदलने के लिए पहले हेक्सेन नाइट्राइल का आंशिक जल अपचन करते हैं, जिससे हेक्सेनमाइड बनता है। फिर इसका ब्रोमीन KOH से क्रिया कराते हैं, जिससे 1 अमीनो पेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, इसमें मेथेनॉल का एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन करना है। देखा ध्यान से, मेथेनॉल को किस में चेंज करना है? एथेनोइक अम्ल में। तो यह आपका मेथेनॉल है, ठीक है, CH3OH। इसकी अभिक्रिया पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे PCl5 से, जिससे यह क्लोरोमेथेन में चेंज हो जाएगा CH3Cl में। फिर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे, जिससे एथेन नाइट्राइल बनेगा CH3CN। फिर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगा, जिससे एथेन नाइट्राइल चेंज हो जाएगा एथेनोइक अम्ल में CH3COOH में। तो मेथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने के लिए पहले मेथेनॉल का अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं, जिससे क्लोरोमेथेन बनता है। फिर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, जिससे एथेन नाइट्राइल बनता है। फिर जो है अम्लीय माध्यम में यह एथेनोइक अम्ल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एथेनमीन का मेथेनमीन में परिवर्तन। तो कैसे आप एथेनमीन से मेथेनमीन में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से समझें। यह आपका एथेनमीन है CH3CH2NH2, यह एथेनमीन है। पहले इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे HNO2 से। तो जब एथेनमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से होगा, तो यह एथेनॉल में चेंज हो जाएगा CH3CH2OH में। फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में, जिससे एथेनॉल जो है वह CH3CHO में एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यह एसिड बन जाएगा CH3COOH, ठीक है। फिर अमोनिया की ठीक है मात्रा में इसको गर्म करेंगे, अमोनिया की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, जिससे एथेनोइक अम्ल जो है वह चेंज हो जाएगा एथेनमाइड में।
CH3CONH2 में, फिर ब्रोमीन के OH से अभिक्रिया कराएंगे और यह कन्वर्ट हो जाएगा मेथेनेमीन में, CH3NH2 में। ठीक है, तो एथेनेमीन से मेथेनेमीन में परिवर्तन के लिए सबसे पहले एथेनेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं जिससे यह एथेनॉल में परिवर्तित होता है। फिर एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं जिससे यह CH3CHO एल्डिहाइड में चेंज होता है। फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं जिससे यह एसिड में चेंज होता है CH3COOH में। फिर अमोनिया की मात्रा में गर्म करते हैं जिससे यह एथेनमाइड में कन्वर्ट हो जाता है CH3CONH2 में। फिर ब्रोमीन के OH से क्रिया कराते हैं तो यह मेथेनेमीन में परिवर्तित हो जाता है, CH3NH2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एथेनेमीन से मेथेनेमीन में परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ध्यान से, अगला है आपका एथेनाइक अम्ल को प्रोपेनाइक अम्ल में परिवर्तन। तो कैसे एथेनाइक अम्ल को प्रोपेनाइक अम्ल में चेंज करेंगे, तो ध्यान से समझें। यह है आपका एथेनाइक अम्ल CH3COOH। पहले इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में अपचयन करेंगे जिससे एथेनाइक अम्ल जो है एथेनॉल में चेंज हो जाएगा CH3CH2OH में। फिर इसका, ठीक है, फास्फोरस और आयोडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे जिससे यह आयोडोमेथेन में चेंज हो जाएगा CH3CH2I में। फिर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराएंगे जिससे प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा CH3CH2CN बनेगा। फिर अम्लीय माध्यम में जल अवघटन होगा जिससे यह प्रोपेनाइक अम्ल में बदल जाएगा CH3CH2COOH में। ठीक है, तो एथेनाइक अम्ल को प्रोपेनाइक अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए पहले एथेनाइक अम्ल का अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जिससे एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का क्रिया फास्फोरस आयोडीन से कराते हैं जिससे आयोडोमेथेन बनता है। फिर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं जिससे प्रोपेन नाइट्राइल बनता है। फिर अम्लीय माध्यम में जल अवघटन करते हैं जिससे प्रोपेनाइक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेथेनेमीन का एथेनेमीन में परिवर्तन। ठीक है, तो ध्यान दें, मेथेनेमीन से कैसे एथेनेमीन बनाएंगे, तो यह आपका है मेथेनेमीन CH3NH2। पहले इसका नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे HNO2 से जिससे यह मेथेनेमीन कन्वर्ट हो जाएगा मेथेनॉल में CH3OH में। फिर फास्फोरस आयोडीन से क्रिया कराएंगे जिससे यह मेथिल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराएंगे जिससे मेथिल नाइट्राइड तैयार होगा। फिर इसका अपचयन कराएंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में अपचयन कराएंगे जिससे एथेनेमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेथेनेमीन से एथेनेमीन बनाने के लिए पहले CH3NH2 अर्थात मेथेनेमीन का नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया कराते हैं जिससे मेथेनॉल बनता है CH3OH। फिर फास्फोरस आयोडीन से क्रिया कराते हैं जिससे मेथिल आयोडाइड बनता है CH3I। फिर एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं जिससे मेथिल नाइट्राइड बनता है CH3CN। फिर जो है सोडियम एथिल अल्कोहल का अपचयन कराते हैं उपस्थिति में हाइड्रोजन से जिससे यह कन्वर्ट हो जाता है एथेनेमीन में CH3CH2NH2 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोमेथेन का डाई मेथिल एमीन में परिवर्तन। कैसे जो है नाइट्रोमेथेन डाई मेथिल अमीन में परिवर्तित हो जाता है, तो आइए देखते हैं इसका समीकरण। तो यह आपका नाइट्रोमेथेन है CH3NO2। नाइट्रोमेथेन पहले इसका SNHCl से अपचयन कराते हैं जिससे यह चेंज होता है एमिनोमेथेन में CH3NH2 में। ठीक है, फिर इसका CHCl3 और KOH से अभिक्रिया कराएंगे जिससे CH3NC बनेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। फिर सोडियम एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इससे जिससे आपका डाई मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा CH3NH CH3 बन जाएगा। तो पहले नाइट्रोमेथेन की अभिक्रिया जो है SNHCl से कराते हैं जिससे एमिनोमेथेन बनता है CH3NH2 बनता है। फिर CHCl3 KOH से अभिक्रिया होता है जिससे मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है CH3NC बनता है। फिर सोडियम C2H5OH से अभिक्रिया होती है और आपको डाई मेथिल एमीन अर्थात CH3NH CH3 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोपेनाइक अम्ल का एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन। कैसे जो है प्रोपेनाइक अम्ल एथेनाइक अम्ल में कन्वर्ट होगा, तो देखिए ध्यान से, यह आपका है प्रोपेनाइक अम्ल CH3CH2COOH। इसका अमोनिया के प्रेजेंस में गर्म करेंगे जिससे यह प्रोपेनमाइड में परिवर्तित हो जाएगा CH3CH2CONH2 में परिवर्तित हो जाएगा प्रोपेनमाइड में। फिर इसका ब्रोमीन के OH से क्रिया कराते हैं जिससे एथिल एमीन में बदल जाता है यह CH3CH2NH2 में। फिर इसका नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया कराते हैं जिससे यह एथेनॉल में कन्वर्ट होता है CH3CH2OH में। फिर इसका जो है ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करते हैं जिससे यह एथेनॉल में बदल जाता है CH3CHO में। फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में जिससे यह एथेनाइक अम्ल में
परिवर्तित हो जाता है, CH3COOH प्राप्त हो जाता है। तो प्रोपेनाइक अम्ल से एथेनाइक अम्ल बनाने के लिए पहले प्रोपेनाइल अम्ल का अमोनिया की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे प्रोपेनामाइड बनेगा, फिर ब्रोमीन की वजह से अभिक्रिया कराएंगे एथिलमीन बनेगा, फिर जो है NO2 से अभिक्रिया कराएंगे एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने से एथेनॉल बनेगा और एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने से एथेनाइक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पूछ रहा है इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, कैसे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन को पहचानेंगे, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीनों के पहचान की विधि आपको बतानी है और इनका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं, C6H5SO2Cl कहते हैं, यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों को साथ साथ अलग प्रकार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की मदद से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को अलग कर सकते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, C6H5SO2Cl। ठीक है, इसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों के साथ साथ यह अलग अलग प्रकार से क्रिया करता है। तो आइए देखते हैं प्राथमिक अमीन के साथ हिंसबर्ग अभिकर्मक कैसे क्रिया करता है। तो प्राथमिक अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग अभिकर्मक की प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया कराने से N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया कराने से N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। उत्पाद में नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय होता है, अतः यह क्षार में घुलनशील होता है। ठीक है, तो जब आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराएंगे तो अब क्रिया में आपको N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। उत्पाद में नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय होता है, अतः क्षार में घुलनशील होता है। देखें समीकरण को, तो समीकरण ध्यान दें, यह आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है C6H5SO2Cl और यह आपका प्राथमिक एमीन है। ठीक है, RNH2 यह प्राथमिक एमीन है। तो अब क्रिया होगी तो यह प्राथमिक एमीन का हाइड्रोजन जो है Cl से जुड़कर HCl बना देगा और यह आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे आपको N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होगा। N-एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होगा जो क्षार में घुलनशील होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्राथमिक एमीन की पहचान हो जाएगी। द्वितीयक अमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो क्षार में अघुलनशील है। ठीक है, तो अगर क्षार में घुलनशील है तो वह प्राथमिक अमीन है, अगर क्षार में नहीं घुलता है तो वह क्या है, द्वितीयक अमीन है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनाइड बनाता है जो क्षार में अघुलनशील है। तो ध्यान से देखें, यह आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है हिंसबर्ग अभिकर्मक, यह आपका द्वितीयक अमीन है। ठीक है, HNR2 के रूप में लिखा गया है यहाँ पे, द्वितीयक अमीन है। यह आपस में क्रिया करेंगे तो H और Cl मिलकर अलग हो जाएंगे, -HCl, और यह आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनाइड प्राप्त होता है जो क्षार में अघुलनशील होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्षार में अघुलनशील है यह N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनाइड, तो यह आपका द्वितीयक अमीन हो गया। तृतीयक अमीन, यह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो अगर तृतीयक अमीन होगा तो वह हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट जो है क्षार में घुलनशील है, ठीक है, तो वह प्राथमिक अमीन है। अगर प्रोडक्ट जो है क्षार में अघुलनशील है तो द्वितीयक अमीन है, अगर नहीं अभिक्रिया होती है तो वह तृतीयक अमीन है। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो आपको लघु टिप्पणी लिखना है, 60 नोट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, फिर है डाइएजोकरण, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, अमीनो अपघटन, एसिटलन, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। ठीक है, यह 7 दिए गए हैं टॉपिक जिसमें आपको 60 नोट्स लिखना है
लघु टिप्पणी लिखना है। तो आइए समझते हैं एक एक को, तो ध्यान से आप समझिएगा। तो पहला है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझे ध्यान से। यह होता क्या है, जब एलिफैटिक, ठीक है, जब एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ठीक है, जब एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एक अत्यंत अप्रिय तीक्ष्ण गंधयुक्त यौगिक आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब आप एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राथमिक अमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एक अत्यंत अप्रिय तीक्ष्ण गंधयुक्त आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन प्राप्त होगा। द्वितीयक और तृतीयक अमीन यह अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया प्राथमिक अमीन की पहचान में उपयोगी होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, जो प्राथमिक अमीन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्वितीयक तृतीयक अभिक्रिया, तृतीयक तृतीयक अमीन जो है इसकी अभिक्रिया नहीं देते हैं। यह आपका प्राथमिक अमीन है RNH2, यह आपका क्लोरोफार्म है CH-Cl3, ठीक है, CH-Cl3, और यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। जब इसको गर्म करेंगे तो RNC बनेगा। ठीक है, RNC बनेगा। यह एक गंधयुक्त यौगिक होगा, अप्रिय तीक्ष्ण गंधयुक्त यौगिक होगा, आइसोसाइनाइड होगा अथवा कार्बिल एमीन इसको कहते हैं। ठीक है, +3 KCl +3 H2O। तो इस तरह से आप जो है प्राथमिक एमीन की पहचान कर लेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, प्राथमिक एमीनों के पहचान में उपयोगी होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया जो है किससे कराते हैं, ठीक है, जब एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो एक अत्यंत अप्रिय तीक्ष्ण गंधयुक्त यौगिक आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यह द्वितीयक तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया को नहीं देते हैं। यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन की पहचान में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका डाई एजोकरण। तो ध्यान से समझें, डाई एजोकरण क्या होता है। तो एरोमेटिक एमीन कम ताप 273 से 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। तो जो एरोमेटिक एमीन हैं वे कम ताप पर, ठीक है, नाइट्रस अम्ल HNO2 से अभिक्रिया करते हैं और डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया डाईएजोकरण कहलाती है। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीन कम ताप पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया डाईएजोकरण कहलाती है। तो देखें यहाँ पे NaNO2 + HCl, ठीक है, NaNO2 + HCl, यह आपका नाइट्रस अम्ल है HNO2 + NaCl। यह जो नाइट्रस अम्ल बना है यह अभिक्रिया जो है एरोमेटिक अमीन से करेगा कम ताप पर। तो यह आपका एनिलीन है C6H5NH2 एनिलीन, जो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है। इसकी अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, HNO2 से कराते हैं HCl की उपस्थिति में 273 से 278 अर्थात कम ताप पर, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है C6H5N2Cl। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है +NaCl + 2H2O। ठीक है, इस अभिक्रिया को कहते हैं डाईएजोकरण। ठीक है, ध्यान दें, नोट, जब एलिफैटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करती है तो अस्थायी डाईएजोनियम लवण बनते हैं। ठीक है, तो यह जो डाईएजोनियम लवण बना है वह अस्थायी है, जो नाइट्रोजन गैस तथा एल्कोहल मुक्त करते हैं। ठीक है, तो यह जो है, तो यह किसके साथ होगा, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन के साथ होगा। और एरोमेटिक एमीन के साथ क्या होगा, अगर एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है जैसे एनिलीन तो यह बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एलिफैटिक प्राथमिक अमीन हो जाएगा तो वह जो है अस्थायी डाईएजोनियम लवण बनाएगा जो टूट जाता है। लेकिन यह एरोमेटिक प्राथमिक अमीन के साथ संभव नहीं है, यह एलिफैटिक प्राथमिक अमीन के साथ ऐसा होता है। तो जब एलिफैटिक प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो अस्थायी डाईएजोनियम लवण बनाते हैं जो नाइट्रोजन गैस तथा एल्कोहल मुक्त करते हैं। देखें, यह RNH2, यह आपका एलिफैटिक प्राथमिक एमीन है। इसका जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे HNO2 से तो यह आपका अस्थायी डाईएजोनियम लवण बनाएगा, RN2Cl बनाएगा और यह टूट जाएगा एल्कोहल में, ROH में, नाइट्रोजन गैस बनाएगा और HCl बनाएगा। ठीक है, तो यह किसके साथ होगा, एलिफैटिक प्राथमिक अमीन में। जबकि अगर एरोमेटिक प्राथमिक अमीन है जैसे एनिलीन तो इससे आपका डाईएजोनियम लवण प्राप्त होगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होगा जो अस्थायी होगा।
ठीक है, यह अभिक्रिया जो है डायजोकरण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। तो ध्यान से समझें, हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। यह विधि प्राथमिक एमाइड को प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया जो है प्राथमिक एमाइड को प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, यह विधि प्राथमिक एमाइड को प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है। इस अभिक्रिया में एक प्राथमिक एमाइड की क्रिया जली अथवा एल्कोहली सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन के साथ करते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो है प्राथमिक एमाइड की क्रिया जो है जली अथवा एल्कोहली सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन के साथ करते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक एमीन बनता है जिसमें एमाइड की तुलना में, ठीक है, जिसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन परमाणु कम होता है। तो यह विधि प्राथमिक एमाइड को प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती है। इस अभिक्रिया में एक प्राथमिक एमाइड की क्रिया जली अथवा एल्कोहली सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन के साथ करते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राथमिक एमीन बनता है जिसमें एमाइड की तुलना में एक कार्बन परमाणु कम होता है। देखें ध्यान से, यह आपका एमाइड है RCONH2, ठीक है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जली माध्यम में क्रिया हो रही है ब्रोमीन की उपस्थिति में, जिससे आपका एमीन बन रहा है, RNH2 बन रहा है। ठीक है, और इसमें जो है एक कार्बन कम हो जाता है। RNH2 में क्या हुआ, एक कार्बन कम हो गया, एमाइड की तुलना में एक कार्बन इसमें कम हो गया है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने के लिए हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया का यूज किया जाता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई जाती है एमाइड की। तो जो एमीन बनता है उसमें एक कार्बन कम होता है। उदाहरण देख लें, R की जगह CH3 लिया गया है, तो CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH बनेगा आपका CH3NH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आपका है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। तो ध्यान समझो, युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, जब डाईएजोनियम लवणों की अभिक्रिया फिनाल अथवा प्राथमिक एमीन से करते हैं तो ARN, ठीक है, AR सूत्र के एजो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जिसमें दो नाइट्रोजन आपस में दो बंध से जुड़ जाते हैं और दोनों तरह एरोमेटिक CCH5 जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसे एजो कंपाउंड कहते हैं, एजो यौगिक बनाते हैं। तो जब डाईएजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनाल अथवा प्राथमिक अमीनों से करते हैं तो ARNNAR सूत्र के एजो यौगिक को बनाते हैं। यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया क्षारीय माध्यम pH 9 से 10 में कराई जाती है। देखें ध्यान से, यह आपका ARNNCl, ठीक है, और यह आपका फिनाल है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यह डाईएजोनियम लवण है, ठीक है, डाईएजोनियम लवण है C6H5N2Cl। तो डाईएजोनियम लवण है, इसकी अभिक्रिया फिनाल से आप कराएंगे 273 से 278 केल्विन पर। ठीक है, तो यह OH हट जाएगा। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ से यह OH जो है रहेगा, इससे जुड़ा ही रहेगा, नहीं हटेगा। और यहाँ से जो है यह बंध जो है Cl हटेगा यहाँ से, और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, जिससे HCl अलग हो जाएगा और यह जो है इससे जुड़ जाएगा। तो यह आपका देखें ध्यान से, यह आपका कंपाउंड जो है नाइट्रोजन आपस में जुड़े हैं और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुआ Cl के साथ मिलकर, और यहाँ से यह नाइट्रोजन के साथ यह बंध बना लिया, जिससे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा प्लस HCl, यह नारंगी कलर का होता है। ठीक है, तो जब CCH5N2Cl की क्रिया फिनाल से कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। ठीक है, ARNNAR बनता है। ठीक है, जो नारंगी रंग का रंजक होता है, नारंगी कलर का रंजक होता है। नेक्स्ट देखें एक और एग्जांपल, CCH5N2Cl की क्रिया जब एनिलीन से कराते हैं CCH5NH2 से 273-278 केल्विन पर, तो देखें ध्यान से, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं Cl और H अलग हो जाएगा और कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्राप्त होगा आपको, पैरा एमिनो एजोबेंजीन आपको प्राप्त होगा, और यह पीला कलर का होता है। यह कैसा रंजक होता है, पीला कलर का रंजक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, यहाँ पे NH2 होगा,
NH2 पैरा अमीनो एजो बेंजीन, ठीक है, जो पीले कलर का रंजक होगा। नेक्स्ट है आपका अमोनी अपघटन क्या होता है, ध्यान समझे। अमोनी अपघटन क्या है? अमोनिया अणु द्वारा CX बंध का विदलन क्रम अमोनी अपघटन कहलाता है। तो अमोनिया अणु के द्वारा कार्बन हैलाइड बंध का विदलन जो है उसका क्रम जो है वह अमोनी अपघटन कहलाता है। जैसे यह अमोनिया है आपका NH3 जो नाभिक से नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आपका, ठीक है, एल्किल हैलाइड है RX, ठीक है। तो यह जो RX है इस नाभिक से नहीं से जुड़ जाता है, जिससे RNH3X बन जाता है, प्रतिस्थापी अमोनियम लवण बन जाता है, ठीक है। यह आपका RNH2 यह प्राथमिक एमीन है। RNH2 जब एल्किल हैलाइड से क्रिया होगा तो यह R2NH बनाएगा, द्वितीयक अमीन। फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया होगा तो R3N तृतीयक अमीन बनाएगा। फिर अगर रिएक्शन होता है तो R4NX बनेगा, चतुष्क अमोनियम लवण बन जाता है, ठीक है। तो अमोनिया अणु द्वारा CX बंध का विदलन क्रम जो है अमोनी अपघटन कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं NH3 जो है वो RX से क्रिया करके RNH3X बना रहा है, प्रतिस्थापी अमोनियम लवण बना रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि RNH2 जो है RX से क्रिया करके R2NH, फिर RX से क्रिया करके ऐड हो रहा है R2N बन रहा है, फिर RX ऐड हो रहा है तो R4NX बन रहा है, अर्थात चतुष्क अमोनियम लवण बन जा रहा है। इसी घटना को अमोनी अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होता है तो ध्यान समझें। एसिटिलीकरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें एक अणु में एसिटिल समूह CH3CO समूह का प्रवेश कराया जाता है एसिटिलीकरण कहलाता है। तो वह प्रक्रम जिसमें एक अणु में एसिटिल समूह का प्रवेश कराया जाता है एसिटिलीकरण कहलाता है। इसके लिए एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड अभिकर्मक का यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वह प्रक्रम जिसमें एक अणु में एसिटिल समूह अर्थात CH3CO समूह का प्रवेश कराया जाता है एसिटिलीकरण कहलाता है। इसके लिए एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड अभिकर्मक का यूज किया जाता है। यहाँ देखें यह एसिटिल क्लोराइड है CH3COCl और यह आपका एनिलीन है क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। इसमें एनिलीन में CH3CO समूह को इंटर करा दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया एसिटिलीकरण कराएगी और आपका जो है एन फेनिल एस्टेमाइड प्राप्त हो जाएगा अथवा एसिटेनिलाइड इसको कहते हैं, यह प्राप्त हो जाएगा प्लस HCl, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एसिटिल समूह का जो CH3CO समूह है, एसिटिल समूह है, यह एनिलीन के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका हाइड्रोजन अलग होगा एक और Cl, जिससे HCl आपको मिल जाएगा और आपका एन फेनिल एस्टेमाइड प्राप्त हो जाएगा, जिससे एस्टेनिलाइड कहते हैं और इस घटना को एसिटिलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। तो ध्यान से समझें गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। यह विधि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, यह विधि एलिफैटिक प्राथमिक एमीन को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण जो है वह एलिफैटिक प्राथमिक अमीन बनाने के लिए उपयोग की जाती है। थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है और यह पोटेशियम लवण एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया तथा फिर क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राथमिक अमीन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थैलेमाइड की पहले अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, जिससे आप देख रहे हैं पोटेशियम लवण प्राप्त होगा, फिर एल्किल हैलाइड से कराएंगे अभिक्रिया, ठीक है। तो यह कंपाउंड बनेगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन से क्रिया करेंगे जिससे आपका लवण बनेगा और फिर यह जो है आपका प्राथमिक एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, RNH2 प्राप्त हो जाएगा। तो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। इसमें एलिफैटिक प्राथमिक एमीन को बनाने के लिए, ठीक है, यह विधि एलिफैटिक RNH2 एलिफैटिक प्राथमिक एमीन को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर, ठीक है, तो KOH से क्रिया कर रहा है जो एथेनॉलिक है, यह थैलेमाइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो जिससे थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। यह थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बन गया आपका और यह पोटेशियम लवण एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है। तो यह जो पोटेशियम लवण बनेगा वो RX अर्थात एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा और फिर इसका क्षारीय जल अपघटन करेंगे, NaOH से अभिक्रिया करेंगे और आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक अमीन बनाने के लिए, एलिफैटिक प्राथमिक अमीन बनाने के लिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण करते हैं। इसमें थैलेमाइड की क्रिया जो है एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जिससे पोटेशियम लवण प्राप्त होगा। फिर इसकी क्रिया जो है एल्किल हैलाइड से कराते हैं, ठीक है, जिससे आपको कंपाउंड प्राप्त होगा। फिर इसका जलीय माध्यम में क्षारीय अपघटन कर देते हैं, जिससे आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो जाता है, RNH2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
थैंक यू।